नमस्कार। पिछली वीडियो में हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारणों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो कि 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक चलता है। यहाँ स्क्रीन पर आप डुप्ले की इमेज देख पा रहे हैं, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर होता है और जिसकी कर्नाटक युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिछले युद्ध में तो हमने द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण के बारे में चर्चा की, जिसमें मुख्यतया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाएं निहित होती हैं और उस वजह से ही, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की, कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध से अलग है, क्योंकि यह भारतीय पृष्ठभूमि से ही इसका ओरिजिन होता है और इसके ओरिजिन में जो मूल इच्छा है वो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की इच्छा होती है और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के साथ ही अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का, यानी कि यूरोपीय शक्तियों का भारतीय राजनीतिक घटनाक्रम में हस्तक्षेप जो है वो आरंभ हो जाता है। तो आज हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत के बारे में बात करने वाले हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बैकग्राउंड को और उसके कारणों को समझते वक्त हमने बात की थी कि किस तरीके से दो अलग अलग टीम या गुटों का निर्माण हो जाता है। अंग्रेजों के गुट में तो होते हैं आपके अनवरुद्दीन खान, जो कि कर्नाटक के नवाब होते हैं, और उसके साथ साथ हैदराबाद के निजाम पद के दावेदार होते हैं नासिर जंग। जबकि फ्रांसीसियों के गुट में होते हैं, जिनका नेतृत्व डुप्ले कर रहे हैं, फ्रांसीसियों के गुट में होते हैं इस समय पे मुजफ्फर जंग, जो कि हैदराबाद के निज़ाम के पद के दावेदार हैं, और दूसरी तरफ होते हैं चांदा साहब, जो कि कर्नाटक के नवाब के पद के दावेदार हैं, जिन्हें डुप्ले के द्वारा मराठों की कैद से मुक्त कराया जाता है। तो इस तरीके से दो गुटों के फॉर्मेशन के बाद जो सबसे पहली लड़ाई होती है, जिसके साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, वो है 1749 की अंबूर की लड़ाई। अंबूर, जो कि तमिलनाडु में वेल्लोर के पास स्थित नामक एक स्थान है। तमिलनाडु में वेल्लोर के समीप स्थित है अंबूर, जो है आपका वो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंबूर के युद्ध के बारे में। अंबूर का जो ये युद्ध है, इसमें एक तरफ तो है मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और डुप्ले, जो कि फ्रांसीसियों की पूरी टीम है, और दूसरी तरफ है अनवरुद्दीन खान, जो कि इस समय पे अर्काट के नवाब हैं, अर्काट या अर्कोट के नवाब हैं। तो यहाँ पे इनका युद्ध होता है। एक तरफ तो अनवरुद्दीन खान है और दूसरी तरफ डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चांदा साहब हैं। तो इस युद्ध में अनवरुद्दीन खान की मृत्यु हो जाती है, उनकी पराजय हो जाती है। उसके बाद अनवरुद्दीन का जो पुत्र होता है और उनका जो उत्तराधिकारी होता है मोहम्मद अली, वह भाग करके त्रिचिनापल्ली के यहाँ पर दुर्ग में शरण लेता है। तो त्रिचिनापल्ली के दुर्ग में जब वो शरण लेते हैं, तो उसके बाद कर्नाटक का पूरा जो शेष भाग है वो चांदा साहब के अधिकार में आ जाता है और चांदा साहब एक तरीके से कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं और फ्रांसीसियों का पूरा प्रभाव कर्नाटक पर स्थापित हो जाता है। चांदा साहब अर्काट को अपनी राजधानी बनाते हैं और इस तरीके से अंबूर के युद्ध में फ्रांसीसियों को सफलता प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप, इस परिणाम के फलस्वरूप चांदा साहब जो हैं वो फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के पास 80 गांवों जो हैं वो अनुदान के तौर पर देते हैं। तो एक तरीके से संपूर्ण कर्नाटक पर फ्रांसीसियों का जो प्रभाव जो है वो इसके साथ स्थापित हो जाता है। अब क्योंकि त्रिचिनापल्ली, हमने बात की थी पिछले स्लाइड पर जब हम थे, तो हमने बात की थी कि अनवरुद्दीन खान, जिनकी पराजय हो गई, जिनकी मृत्यु हो गई आपके अंबूर के युद्ध में, उनका जो बेटा होता है मोहम्मद अली, जिसे वल्लाह जहाँ के नाम से भी हम जानते हैं, वो शरण लेता है आपके तिरुचिरापल्ली नाम की जगह पर। तिरुचिरापल्ली के दुर्ग में वो शरण लेता है। तो इस वजह से जब वो तिरुचिरापल्ली में शरण लेते हैं, तो डुप्ले जो है वो चांदा साहब को सलाह देते हैं कि वो तिरुचिरापल्ली पर अधिकार कर ले, उस पर आक्रमण करे। लेकिन चांदा साहब यहाँ पर क्या करते हैं, तिरुचिरापल्ली तो नहीं पहुँचते हैं और उनकी जगह वो पहुँच जाते हैं कहाँ पर, तंजौर। और तंजौर भी वो जब पहुँचते हैं तो बहुत ही लचर ढंग से पहुँचते हैं और इस गलती का खामियाजा जो है वो आगे चल करके चांदा साहब को भुगतना पड़ता है। तो अब तंजौर पर चांदा साहब का जो है वो आक्रमण शुरू हो चुका है, वो तंजौर की घेराबंदी डाले हुए हैं। दूसरी तरफ नासिर जंग क्या करता है, यहाँ पे अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करता है और 1750 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। जब कर्नाटक पर आक्रमण हो जाता है तो चांदा साहब को तंजौर छोड़ करके कर्नाटक पहुंचना पड़ता है और उन्हें तंजौर का घेरा उठा लिया जाता है। इस तरीके से 1750 में दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती हैं, जिसमें एक तरफ तो अंग्रेजों की टीम है और दूसरी तरफ है फ्रांसीसियों की टीम। अंग्रेजों की टीम में जहाँ पर आपके हैं
अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली, और उसके साथ हैं आपके अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली के बाद नासिर जंग है, और दूसरी तरफ है डुप्ले, और उनके साथ है चांदा साहब और मुजफ्फर जंग। इन दोनों का युद्ध होता है 1750 में जिंजी नदी के तट पे। ये यहाँ पे स्लाइड में आप जो देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है ये जिंजी नदी का तट है। यहाँ पे युद्ध होता है इनके बीच में, जिसमें चांदा साहब और फ्रांसिसियो की पराजय होती है, और मुजफ्फर जंग आत्मसमर्पण कर देते हैं घबरा करके। और उनके आत्मसमर्पण के बाद उनके जो अगेंस्ट होते हैं नासिर जंग, उनके द्वारा उन्हें बंदी बना लिया जाता है। तो जिंजी के इस युद्ध में पहला अंबुर का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसिसियो की विजय होती है, और दूसरा ये जो युद्ध हो रहा है उसमें अंग्रेजों की विजय होती है। तो अंग्रेजों की इस विजय के बाद अब हम देखते हैं कि अगला जो घटनाक्रम होता है इसमें क्या होता है। 16 दिसंबर 1750 को नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है उन्हीं के गुट के सैनिकों के द्वारा। और जब नासिर जंग की हत्या हो जाती है तो क्योंकि पहले तो मुजफ्फर जंग बंदी बना लिए गए होते हैं, तो और जिंजी नदी के तट पे जो युद्ध हुआ उसमें नासिर जंग और अंग्रेजों का जो पलड़ा होता है वो भारी होता है, तो वो कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही नासिर जंग की हत्या होती है 16 दिसंबर 1750 को, उसी दिन डुप्ले के द्वारा मुजफ्फर जंग को मुक्त करा लिया जाता है, जो कि नासिर जंग की कैद में होते हैं। और मुजफ्फर जंग के द्वारा को मुक्त करा करके उन्हें हैदराबाद का निजाम बना दिया जाता है। लेकिन इस समय पर एक अड़चन ये होती है कि मुजफ्फर जंग जो है वो इस समय पर होते हैं पौंडीचेरी में, और पौंडीचेरी में जब वो होते हैं तो वो डुप्ले से यह एक तरीके से आग्रह करते हैं कि उन्हें हैदराबाद तक पहुंचाया जाए, और उसके लिए उन्हें एक फ्रेंच अधिकारी के संरक्षण में पहुंचाया जाए। तो इसके लिए डी बूसी को नियुक्त किया जाता है, और डी बूसी जो है वो मुजफ्फर जंग को हैदराबाद की तरफ लेकर के जाते हैं। और इसके बदले में फ्रांसिसियो को मुजफ्फर जंग के द्वारा कृष्णा नदी के दक्षिण की संपूर्ण भूमि की सूबेदारी प्रदान की जाती है। कर्नाटक में सिक्के चलाने का अधिकार दिया जाता है। डुप्ले को 2 लाख रुपये और 16,000 रुपये वार्षिक आय की जागीर भी प्रदान की जाती है। यानी कि संपूर्ण तरीके से हैदराबाद में, जैसा कि हमने कहा कि डी बूसी की अध्यक्षता में हैदराबाद में एक टुकड़ी जो है वो भी तैनात हो जाती है मुजफ्फर जंग की सुरक्षा के लिए। तो हैदराबाद में पूरे तरीके से इस समय पे अधिकार हो जाता है किसका, फ्रांसिसियो का प्रभुत्व जो है वो वहाँ पर स्थापित हो जाता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, फिर से एक नया ट्विस्ट आता है स्टोरी में, और मुजफ्फर जंग की हत्या हो जाती है 13 फरवरी 1751 को। तो हैदराबाद निजाम का पद जो है वो वापस से खाली हो जाता है। लेकिन डी बूसी जो है वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए हैदराबाद निजाम जो थे आसफ जहां, उनके एक तीसरे बेटे सलावत जंग को वो निजाम बना देते हैं, और फिर फ्रांसिसियो का प्रभाव फिर से कायम रहता है। तो इस समय तक हम देखते हैं कि 1750 तक यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक न केवल कर्नाटक पर बल्कि हैदराबाद पर भी इस संपूर्ण एरिया पर फ्रांसिसियो का जो अधिकार जो है वो स्थापित हो जाता है। कर्नाटक के नवाब पर उनका अधिकार स्थापित हो गया, क्योंकि चांदा साहब जो हैं वो इनकी फ्रांसिसियो की सहायता से कर्नाटक के नवाब बने हैं। और निज़ाम हैदराबाद जो कि पहले मुजफ्फर जंग को बनाया जाता है, उनकी हत्या होने पर सलावत जंग को बनाया जाता है, तो वो भी एक तरीके से फ्रांसिसियो के प्रभाव में ही रहते हैं। तो इस वजह से ये संपूर्ण दक्षिणी भारत का जो एरिया है कर्नाटक और हैदराबाद का, वह फ्रांसिसियो के प्रभुत्व में आ जाता है, उनके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। और इस समय पर फ्रांस का जो प्रभाव है वो भारत में फ्रांसिसियो का जो इतिहास है उसमें अपनी सर्वोच्च अवस्था पर होता है, अपने पिक पर होता है। फ्रांसिसियो की ये जो विजय है या उनकी ये जो विक्ट्री है उसका जवाब अंग्रेजों के द्वारा किस तरीके से दिया जाता है और द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस तरीके से आगे बढ़ता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।